आज मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट 2 जिसके अंदर की डीएनए का जो अनविंडिंग होके और 2 डायरेक्शंस में 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए की स्ट्रैंड की जो दिशाएं थी और फिर किस तरह से डिसकंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। अभी नेक्स्ट इसमें मैं बता रही हूँ कि ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं। सर्वप्रथम 1960 के अंत में टी ओकाजाकी ने इन छोटे डीएनए खंडों की खोज की, इसलिए इन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि वृद्धि करते हुए रेप्लिकेशन फोर्क पर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लंबे डीएनए खंड पाए जाते हैं, जिन्हें वर्तमान में ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इस प्रकार के खंड यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए होते हैं। तो पहला है डीएनए हेलिकेजेस। नया डीएनए संश्लेषण हेतु डीएनए द्विरज्जुओं की ऐंठन खुलने के लिए डीएनए हेलिकेजेस एंजाइम्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह कार्य करना ज़रूरी है इनके लिए। तो उसमें अगर डबल स्ट्रैंडेड है और कॉइल्ड है तो कॉइलिंग खुलने के लिए डीएनए हेलिकेजेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। दूसरा है, चूँकि डीएनए के दोनों रज्जुओं की ध्रुवता विपरीत दिशा में है, एक की 5 से 3 डायरेक्शन में, एक की 3 से 5 है, इसलिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स हेतु 2 भिन्न डीएनए हेलिकेजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है अपना एकल रज्जु बंधित प्रोटीन्स। अब जैसे आप चूँकि जान सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसकी कॉइलिंग जो है वो काफ़ी कॉइल्ड है, तो उसके कॉइलिंग को या ऐंठन को खोलने के लिए, कुंडलन को खोलने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो एसएसबी प्रोटीन्स हैं। और ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन डीएनए हेलिक्स से बंधित होकर बिना क्षारों को ढके एक श्रृंखला को बांधने का कार्य करते हैं, अर्थात सीधी हुई श्रृंखला में फिर से ऐंठन से रोकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हेयर पिन हेलिक्स बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। इस प्रकार क्योंकि डीएनए टेम्पलेट आवश्यक है, अगर हेलिक्स वो होगा कॉइल्ड होगा तो कैसे खुलेगा, इसलिए सीधा स्ट्रेट डीएनए टेम्पलेट देने के लिए उपलब्ध कराते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड बांधित बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है अपना एंडोन्यूक्लियसेस। श्रृंखलाओं के कुंडलन खुलने के पश्चात दोनों श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का कार्य कौन करता है, ये एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियसेस करते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है टोपो आइसोमेरेसिस। इसकी खोज की थी जेम्स बेंग ने, और इसका भी प्रमुख कार्य क्या है कि ऐंठन को निकालना, पृथक हुई रज्जुओं की ऐंठन को निकालना। यह एंजाइम अपने कार्य की तीनों अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न करते हैं। पहला अभिक्रिया में डीएनए द्विकुंडल में अस्थायी कट लगाकर डीएनए गेट बनाना, दूसरा इस कट से पास में स्थित द्विकुंडल का गुजरना, तीसरा इसके पश्चात कट को पुनः जोड़ना और स्वयं का डीएनए से मुक्त हो जाना। इस तरह से टोपो आइसोमेरेसिस भी क्या करते हैं, ऐंठन निकालते हैं। और नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। अभी जो डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है कि नई श्रृंखला जो बनी है, नए न्यूक्लियोटाइड्स जो जुड़े हैं, उनको सबको पॉलीमराइज करके और नया डीएनए का एंजाइम बना के, वो डीएनए का बना के, और इस एंजाइम को क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज करेंगे। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि ये तीसरा पार्ट